Hello dear student, myself प्रमोद कुमार, माई चैनल नेम इज पीके वाला। आप लोग से रिक्वेस्ट है, जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मैं नया वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहे। तो मैं पिछले वीडियो में जो बात करा था उससे आगे बढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात करा था आपसे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो उस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बातें थी, उस बात को मैंने कंफर्म करा था। आज का जो टॉपिक होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। ओके, तो थोड़ा सा मैं बात कर लूँ, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था उसी से रिलेटेड, कि आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ नया टर्म जो जोड़ा है उसके बारे में मैं बता दूं कि अमीबा के केस में मैंने बाइनरी फिशन बताया था, रेगुलर बाइनरी फिशन कि अमीबा में होती हैं, लेकिन अमीबा में एक कंडीशन इंसिस्टमेंट स्पोरुलेशन का भी कंडीशन होता है। तो थोड़ा सा पहले मैं इंसिस्टमेंट स्पोरुलेशन बता लेता हूँ। ये इंसिस्टमेंट या स्पोरुलेशन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है। आफ्टर दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का शुरुआत करूंगा। देखो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, इंसिस्टमेंट एंड स्पोरुलेशन। ये किसमें हो रहा है? इन अमीबा। तो देखो इंसिस्टमेंट स्पोरुलेशन में होता है क्या? तो जो इंसिस्टमेंट का कंडीशन बनता है इन अनफेवरेबल कंडीशन, तो होता है क्या इंसिस्टमेंट के समय? एक्चुअली में जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब वाटर समाप्त हो जाती है, फूड मटेरियल की डिफिशियंसी हो जाती है, लाइट इंटेंसिटी हाई हो जाता है, तो अमीबा अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने सेल के चारों ओर 3 लेयर का प्रोटीनस सिस्ट बना लेता है। जैसे देखो यहाँ पे अमीबा मैं एक बना देता हूँ, इस तरह से अमीबा को बना दिया। तो अमीबा अपने सीडोपोडिया को सबसे पहले विड्रॉ कर लेगा। जैसे सीडोपोडिया देख रहे हो, तो सीडोपोडिया समाप्त हो जाएगा, ये स्फेरिकल हो जाएगा। इस तरह से देखो अमीबा स्फेरिकल हो जाएगा, सीडोपोडिया को विड्रॉ कर लिया। और इसके बाद क्या होती है कि इसके चारों तरफ 3 लेयर का प्रोटीन का सिस्ट बन जाता है। देखो इस तरह से, एक लेयर, 2 लेयर और ये तीसरा लेयर, 3 लेयर का एक सिस्ट बन जाता है। तो ये 3 लेयर्ड सिस्ट हो गए, प्रोटीन का बना होता है। 3 लेयर्ड सिस्ट, ठीक है। इसके अंदर तो न्यूक्लियस होगा ही, जैसे यहाँ न्यूक्लियस को दिखाया है वैसे यहाँ भी न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही। ओके, और इसी स्ट्रक्चर को हम किस नाम से जानेंगे? इंसिस्टमेंट के नाम। इस प्रोसेस को एक मिनट रुक जाओ, इस प्रोसेस को इंसिस्टमेंट के नाम से जानेंगे। सिस्ट के बनने के प्रोसेस को इंसिस्टमेंट कहेंगे, और ये सिस्टेड अमीबा के नाम से जाना जाएगा, सिस्टेड अमीबा। और जो सिस्टेड अमीबा बन गया, इसके प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे? तो प्रोसेस को हम इंसिस्टमेंट के नाम से जानेंगे, इंसिस्टमेंट। तो इंसिस्टमेंट का जो कंडीशन हुआ वो कब हुआ? अनफेवरेबल पीरियड में। इतना तो क्लियर हो रहे हो? मतलब कि एक बार फिर से इसको सुन लो, ये अमीबा है, जब अनफेवरेबल पीरियड आएगा सीडोपोडिया को सबसे पहले समाप्त कर देगा, प्रोटोप्लाज्म को कंसंट्रेट कर करके स्फेरिकल हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है? इसके प्रोटोप्लाज्म के द्वारा ही प्रोटीन का सिंथेसिस करा जाता है, और जो कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में डिपॉजिट होता चला जाता है। तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है प्रोटीन का, वो 3 लेयर में माइक्रोस्कोप से व्यू हो पाएगा। तो 3 लेयर्ड सिस्ट के नाम से जानेंगे, और ऐसे अमीबा को सिस्टेड अमीबा के नाम से जानेंगे। और सिस्टेड अमीबा के बनने के प्रोसेस को किस नाम से जानेंगे? इंसिस्टमेंट के नाम से जानेंगे। इंसिस्टमेंट का प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि अमीबा अपने प्रोटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करेगा, तभी तो इसका नेक्स्ट जनरेशन चल पाएगा। रिप्रोडक्शन का जो मेन थीम था, मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन टू जनरेशन को बनाए रखने के लिए ही होता है। ओके, अब इसके बाद क्या होता है? अब देखो, टर्म होता है फेवरेबल कंडीशन। टर्म फेवरेबल कंडीशन। ओके, अब अनफेवरेबल कंडीशन था, वो समाप्त हुआ, फिर से रेन होना शुरू हुआ, वाटर अबंडेंट हुआ, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इसको मिलना शुरू हो गया, लाइट इंटेंसिटी कम हुआ, फेवरेबल कंडीशन आ गया। तो क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है
वो मल्टीपल टाइम माइटोसिस प्रोसेस द्वारा डिवीजन करना शुरू कर देगा। इस तरह से देखो इसके अंदर न्यूक्लियस बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और सभी न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म के स्मॉल अमाउंट के द्वारा सराउंडेड हो जाएगा। ये प्रोटोप्लाज्म के स्मॉल अमाउंट के द्वारा सराउंडेड हो जाएगा। बहुत सारे लग रहा है कि अंदर में अमीबोली का फॉर्मेशन, छोटे छोटे अमीबा का, स्मॉल अमीबा का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन अभी तो इसके ऊपर में सिस्ट प्रेजेंट ही है। मतलब कि ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ है उस समय तक सिस्ट प्रेजेंट ही होता है। अब इसके बाद क्या होती है कि जैसे ही बहुत सारे जब नए स्मॉल अमीबा लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो ये सिस्ट विड्रॉ हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जैसे ही सिस्ट समाप्त होगा तो ये जितने भी न्यू अमीबुली है वो यहाँ से मदर बॉडी रप्चर होगा, और मदर बॉडी के रप्चर होने के बाद वो मदर बॉडी से बाहर चला आएगा, फ्री लाइफ चलाना शुरू कर देगा। न्यू अमीबुली के नाम से जानेंगे। ये क्या हो गया? न्यू अमीबुली। न्यू अमीबुली के रूप में ये रिप्रेजेंट हो गया। इसका सिस्ट भी देखो विड्रॉ हो गया, मतलब समाप्त हो गया, रप्चर कर गया है। ये सिस्ट अब नहीं बचा है, सिस्ट टूट गया है। ओके, और न्यू अमीबुली जो भी बने हैं वो मदर बॉडी से निकल कर करके वाटर पे फ्री लाइफ चलाना शुरू कर दिया है। तो इसी फेनोमेनन को हम किस नाम से जानेंगे? अब स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे। मतलब फेवरेबल कंडीशन में न्यूक्लियस का मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करना, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म से सराउंड होकर के मल्टीपल स्मॉल अमीबुली का फॉर्मेशन करना, जो फाइनली मदर बॉडी के रप्चर होने के बाद वाटर सरफेस पे आ जाने के प्रोसेस को हम किस नाम से जानेंगे? ये प्रोसेस क्या हो गया? स्पोरुलेशन के नाम से जानेंगे। इतना तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग। ये थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट रह गया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो मैंने कर दिया। अब इसके बाद की कहानी जो होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होगा। ओके, इसको देखो आप लोग जल्दी से लिख डालो इसको। मैं इसको अब रब करता हूं, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता हूं। ओके, देखिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो पिछले वीडियो में भी मैं बता रहा था आपको कि जब बच्चे का बर्थ होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जब यंग वंस बनाता है, न्यू एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होती है, तो पहले उनका ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के बाद वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है तो वो मियोसिस, उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें से मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट में मियोसिस सेल डिवीजन होना शुरू होता है, जिसके कारण गेमिट का फॉर्मेशन होना शुरू होता है। इतना तक तो क्लियर हो रहे हो? तो बर्थ से लेकर करके फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी जो ऑब्टेन हुआ, ठीक है, तब जाकर के मियोसिस का प्रोसेस होना शुरू हुआ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो गया। मतलब मियोसिस प्रोसेस जब तक नहीं हो रहा था, जब तक वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड नहीं करा जाएगा। लेकिन जैसे ही मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, गेमिट बनना शुरू हुआ, तो वहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग कंडीशन कही जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टार्टिंग के कंडीशन को तो रिप्रोडक्टिव फेज बोल देंगे, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज के जस्ट पहले के प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो उसको जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं या वेजिटेटिव फेज के नाम से जानते हैं। तो इसको डिटेल समझने के लिए, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल या तो पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल है, उसको समझने के लिए 3 पार्ट में बांटेंगे, जिसमें पहला पार्ट होगा जुवेनाइल फेज, दूसरा पार्ट होगा रिप्रोडक्टिव फेज, और तीसरा पार्ट का होगा सेनेसेंट फेज। तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, जैसे देखो यहाँ बोर्ड पर और बेहतर रूप से समझो, मैंने बोल करके तो बताया ही, बोर्ड पे समझिए कि जैसे बर्थ हुआ, कल भी बताया था आपको, बर्थ के बाद ग्रोथ होगा, और ग्रोथ के बाद फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करेगा। ऑब्टेन यहाँ लिख देता हूँ, ऑब्टेन फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी, देन एजिंग आएगा, सेनेसेंस जिसको कहते हो, सेनेसेंस, एंड फाइनली क्या होगा? डेथ हो जाएगा।
यही कंडीशन बताया था ना। तो देखो बर्थ से जो ग्रोथ का कंडीशन बन रहा है, मतलब इतना सारा जो कंडीशन बन रहा है, ये कौन सा फेज होगा? जुवेनाइल फेज होगा, जुवेनाइल फेज। और इसी फेज को प्लांट के कंडीशन में हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं, चलो बाद में लिख दूंगा। और फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी हो गया, इसके बाद जब तक वो गेमिट का फॉर्मेशन करता रहता है प्लांट या तो एनिमल, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज का कंडीशन आया। ये कौन सा फेज हो गया? रिप्रोडक्टिव फेज का कंडीशन। ऐसा नहीं कि जीवन में एक ही बार केवल सेक्सुअल मैच्योरिटी होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके जीवन में एक ही बार होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें मल्टीपल टाइम्स होता है। जैसे ह्यूमन को ही देखोगे तो सेक्सुअल मैच्योरिटी मल्टीपल टाइम होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि केवल एक अपने लाइफ स्पैन में एक ही बार सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करता है, उसके बाद सेनेसेंट आकर के वो डाई कर जाता है। तो उसका कहानी आगे हम बताएंगे आपको। ये रिप्रोडक्टिव फेज हो गया। और तीसरा तो सेनेसेंस लिख ही दिया है, जो कि डेथ के कंडीशन में कन्वर्ट होने वाला है। तो ये तीसरा फेज कौन सा हो गया? सेनेसेंट फेज हो गया। अब इन तीनों फेज का थोड़ा इलाबोरेट करके देखेंगे, जिसमें पहला देखिए जुवेनाइल फेज को। नंबर फर्स्ट में जुवेनाइल फेज। तो जुवेनाइल फेज क्या है? तो पीरियड बिटवीन, देखो इसका डेफिनेशन ही मैं पहले लिख देता हूं कि पीरियड बिटवीन बर्थ टू फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी। कोई भी ऑर्गेनिज्म बर्थ से लेकर करके जब तक फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करता है, उसी पीरियड को हम जुवेनाइल फेज के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहे होगे? जैसे ह्यूमन से समझोगे वेरी इजी हो जाएगा। जैसे बच्चे का बर्थ हुआ, बर्थ के बाद उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुरंत फंक्शनल नहीं होता है। जैसे फीमेल में देखते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, वो 13 ईयर ऑफ एज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो 13 ईयर ऑफ एज फर्स्ट कह सकते हो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करा है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कंडीशन बन रहा है वो फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी के कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद अलग बात है कि पर मंथ 28 डेज के बाद वो पीरियड को दोहराया जाएगा, लेकिन पहली बार तो 13 ईयर में ऑब्टेन करा गया ना। तो ये जो बर्थ से लेकर के 13 ईयर के बीच का पार्ट है वही जुवेनाइल फेज है। इतना तो क्लियर हो रहे होगे। इसी तरह से प्लांट में देखोगे तो प्लांट में क्या होता है कि जैसे ही सीड को जर्मिनेट करवाया आपने, उससे प्लांटलेट बनना शुरू हुआ, तो प्लांटलेट में तुरंत फ्लावर नहीं लगती हैं, वो भी 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ 6 मंथ का टाइम पीरियड लेता है, तब जाकर के उसमें पहली बार फ्लावर लगना शुरू होता है। तो जो भी टाइम लगा है जर्मिनेशन के बाद फर्स्ट फ्लावर के निकलने में, वो प्लांट का जुवेनाइल फेज हो गया। लेकिन प्लांट के लिए जुवेनाइल फेज को एक स्पेशल टर्म देते हैं, वेजिटेटिव फेज। तो उस टर्म को यहाँ पे मेंशन कर देता हूं। जुवेनाइल फेज इन प्लांट, जुवेनाइल फेज इन प्लांट known as vegetative phase। ठीक है, मतलब कि प्लांट में यदि वेजिटेटिव फेज को पूछ दे तो सिंपल बताओगे पीरियड बिटवीन, फॉर प्लांट के लिए लिख रहा हूं, फॉर प्लांट पीरियड बिटवीन जर्मिनेशन टू फर्स्ट फ्लावरिंग कंडीशन कॉल्ड वेजिटेटिव फेज। इतना तक तो क्लियर हो गए होंगे। जुवेनाइल फेज ही वेजिटेटिव फेज हो गया, लेकिन ये केवल प्लांट के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ओके, तो ये बातें तो जुवेनाइल फेज से रिलेट हो गई। मतलब यहाँ पे केवल ग्रोथ हुआ है, जो भी ऑर्गन लेस डेवलप थे वो डेवलप्ड हो गए हैं, जिसके कारण वो फंक्शनल होना शुरू होगा। तो जब फंक्शनल होना शुरू होगा, जैसे पार्टिकुलर रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे, तो जब रिप्रोडक्टिव पार्ट फंक्शनल होना शुरू हो जाएगा, तो कहने का मतलब फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करने का मतलब स्टार्ट क्या हो जाएगी? रिप्रोडक्टिव फेज। मतलब इसके बाद अब हम किसको देखना है? तो रिप्रोडक्टिव फेज को देखना है। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में आते हैं रिप्रोडक्टिव फेज को।
हाँ जी, रिप्रोडक्टिव फेज में मैं इंटर कर रहा हूँ। ओके, तो देखो हेडिंग दे रहा हूँ नंबर सेकंड में, रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज में समझना है, थोड़ा प्लांट के लिए कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ेगा यहाँ पे। एनिमल में तो बड़ी आसानी से समझ रहे होंगे, जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, क्योंकि एनिमल में बर्थ के बाद जब फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑब्टेन होता है, तो अभी बताया था कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, 28 डेज साइकिल भी कहते हैं, तो उसमें ओवम का फॉर्मेशन 28 डेज के बाद होती रहती है। इसी तरह से जैसे कि ह्यूमन की बात कर लो, मंकी की बात कर लो, एप की बात कर लो, सबको प्राइमेटा में रखा जाता है। ऑर्डर है एक, कोडाटा फाइलम में एक ऑर्डर है प्राइमेटा फाइलम, जिसमें मोनोकुलर विजन बाइनोकुलर विजन देखने को मिलती है, मतलब कि ओवरलैपिंग इमेज देखने को मिलती है। लेकिन कुछ नॉन प्राइमेट होते हैं जिसमें मोनोकुलर विजन देखने को मिलेगा, जैसे कि आप किसी ऑक्स को देखो, बफेलो को देखो, काऊ को देखो, तो एक साइड से, एक आई से एक ही साइड को देख पाएगा, तो वो मोनोकुलर विजन के रूप में जाना जाता है। तो मोनोकुलर विजन वाले नॉन प्राइमेट कहलाते हैं। तो नॉन प्राइमेट में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, बल्कि उसके बदले ओएस्ट्रस साइकिल चलती है। ये ध्यान में रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ओएस्ट्रस साइकिल में काफ़ी डिफरेंसेज है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज साइकिल है, वो पर मंथ 28 डेज के बाद अकर होंगी, है ना। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसके 14 डेज के बाद एक ओवम निकलता है, वो एक ओवरी के द्वारा, जो फैलोपियन ट्यूब में इंटर करता है, ठीक है। बाकी की कहानी जूलॉजी में आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ोगे तो वहाँ डिटेल चलेंगे। अब इसके बाद प्लांट के कंडीशन में देखोगे तो ये जो कंडीशन देखोगे तो अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग कंडीशन देखना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लांट के पहले एक टर्म और बोला था मैंने, ओएस्ट्रस साइकिल के बारे में, वो लगता है लेफ्ट हो गया, तो चलो सुन लो इसके बारे में भी। ओएस्ट्रस साइकिल में क्या होती है कि वो एक ईयर में एक ही बार होता है। तो जब कोई भी नॉन प्राइमेट फीमेल, जैसे कि बफेलो, काऊ, सीप, डियर, रैट, लायन, टाइगर, ये जितना भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जितने भी एनिमल हैं, सभी क्या करते हैं, ओएस्ट्रस साइकिल को शो करेंगे। ओएस्ट्रस साइकिल इन अ ईयर वन टाइम आएगा। तो जब ओएस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होती है नॉन प्राइमेट में, तो इस पीरियड को हिट पीरियड कहा जाता है। उस समय नॉन प्राइमेट के ओवरी से ओवम बाहर निकलती हैं। उस समय यदि उस ओवम को स्पर्म मेल के द्वारा मिल जाता है तो उसमें फर्टिलाइजेशन संभव हो जाता है। एक ओएस्ट्रस साइकिल हो गया। क्लियर हो गए ओएस्ट्रस साइकिल भी? मतलब ओएस्ट्रस साइकिल में फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि ओएस्ट्रस साइकिल में केवल इन अ ईयर वन टाइम होगा, और जिस समय ओएस्ट्रस साइकिल स्टार्ट होगा नॉन प्राइमेट फीमेल में, तो उसके ओवरी से ओवम निकलना शुरू होगा। तो इस पीरियड को हीट पीरियड भी कहा जाता है। तो हीट पीरियड ओनली एप्लीकेबल फॉर नॉन प्राइमेट, नॉट फॉर प्राइमेट एनिमल। प्राइमेट में तीन ही को बताया मैंने, ह्यूमन, मंकी और एप को। बाकी जो फोर फुटेड एनिमल्स हो गए, मैमेलिया में जो सब आ जाते हैं, वो नॉन प्राइमेट में आ जाते हैं। इतना तक तो क्लियर हो गया हमें। लेकिन प्लांट के कंडीशन में देखोगे तो प्लांट के कंडीशन में कुछ प्लांट जो होते हैं मोनोकार्पिक टाइप के होते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं पॉलीकार्पिक टाइप के होते हैं। तो जो मोनोकार्पिक टाइप के प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि उनके लाइफ स्पैन में वन टाइम ही फ्लावर निकलती है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मोनोकार्पिक टर्म हम देते हैं किस प्लांट के लिए? जिसके लाइफ स्पैन में केवल एक ही टाइम फ्लावर निकलती है, उसके बाद उसमें सेनेसेंट का स्टेज आता है, फिर डेथ हो जाती है उनकी। तो जितने भी एनुअल और बाइनियल प्लांट हैं, एनुअल का कहने का मतलब कि जिनका लाइफ स्पैन 4 मंथ या 1 ईयर में कंप्लीट हो जाती हैं, मतलब कि जर्मिनेशन होगा, ग्रोथ करेगा, फ्लावर निकालेगा, सेनेसेंट स्टेज में आएगा, मर जाएगा, तो ऐसा प्लांट मोनोकार्पिक प्लांट कहलाता है। जो बाइनियल होते हैं वो पूरा लाइफ स्पैन को 2 ईयर में कंप्लीट करता है। फर्स्ट ईयर में उसका वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, सेकंड ईयर में जाकर के रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, मतलब फ्लावर निकलता है, और फ्लावर निकलने के बाद फिर सेनेसेंट स्टेज में आएगा और फिर उसका डेथ हो जाएगा। तो एक बाइनियल प्लांट हो गए। जैसे बाइनियल प्लांट में आप देख सकते हैं, पहले एनुअल प्लांट का 1-2 एग्जांपल देख लो। एनुअल प्लांट में जैसे कि आप
व्हीट देख सकते हो, पैडी देख सकते हो, मेज देख सकते हो। ये सब प्लांट एनुअल प्लांट है, 4 मंथ में ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। लेकिन इसी तरह से बाइनियल प्लांट में देखोगे तो जैसे कि आप कैरोट की बात कर लो, बीट की बात कर लो, कैबेज की बात कर लो, कॉलीफ्लावर की बात कर लो, तो ये सब में क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में इसका केवल वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, बॉडी का ग्रोथ होता है, और सेकंड ईयर में जाकर के इसमें फ्लावर निकलती हैं, फ्रूट बनता है, सीड बनता है, उसके बाद सेनेसेंट स्टेज आता है, डाई कर जाता है, बाइनियल कंडीशन हो गया। लेकिन कुछ पेरेनियल प्लांट भी है जो कि मल्टीपल ईयर तक जीवित रहता है, वो पेरेनियल प्लांट है। लेकिन कुछ पेरेनियल प्लांट में भी मोनोकार्पिक कंडीशन होती है, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेगा, 100-200 ईयर तक जिंदा रहेगा, बट फ्लावर उसके लाइफ स्पैन में एक ही बार निकलेगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक ने दिया होगा बैम्बूसा टुल्डा, बैम्बू का बॉटनिकल नेम मैंने बोला बैम्बूसा टुल्डा, ठीक है। दूसरा है बैम्बू का ही दूसरे स्पीसीज का मेलोकाना बैम्बूसॉइड्स, ये करीब 50-100 ईयर्स में फ्लावर निकालता है, एक ही बार जीवन में निकालता है, वो भी मतलब कि जब उसको लगाओगे उसके 50-100 ईयर्स के बाद उसमें एक बार फ्लावर निकलेगा, उसके बाद फिर सेनेसेंट स्टेज में आएगा, डेथ हो जाएगा उनका। इसी तरह से एक एग्जांपल और दिया होगा नीला कुरांजी, जिसको कि एस्ट्रोपिलैंथस कुंथियाना के नाम से बॉटनिकल नेम के रूप में जानते हैं। तो इसमें भी क्या होती हैं कि 12 ईयर में एक ही बार लाइफ स्पैन में फ्लावर निकलती हैं, ओनली वन टाइम इन 12 ईयर। जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में अभी भी बहुत पुराना डेटा दिए हुए हैं कि सितंबर अक्टूबर 2006 में उस प्लांट में फ्लावर निकला था, ब्लू कलर का फ्लावर होता है, उसके बाद 12 वर्ष के बाद निकलेगा। आपके बुक ने इस तरह से बता रखा है। लेकिन जोड़ो 2006 से 12 ईयर यदि ऐड करोगे तो 2018 आ जाएगा। 2018 को निकल चुका है फ्लावर, ठीक है, नीला कुरांजी प्लांट में। अब बात रही कि नीला कुरांजी प्लांट मिलता कहाँ है, तो 2-3 जगह का नाम याद रखना, जैसे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु का जो हिली एरिया है ना, उसी हिली एरिया में नीला कुरांजी भरा पड़ा है। जब पूरे प्लांट में फ्लावर निकलती है तो पूरा हिली एरिया ही ब्लू ब्लू कलर का नजर आता है, जिसके कारण उधर बहुत सारे टूरिस्ट भी घूमने फिरने जाते हैं उस समय जब उस प्लांट में फ्लावर निकल आती हैं। तो ये जितना भी मैंने अभी एग्जाम्पल बताया आपको, मोनोकार्पिक प्लांट से रिलेटेड बताया, बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिया, तो थोड़ा सा मैं मेंशन कर दूं फिर से इसको रिपीट करते हुए। ओके, तो देखो रिप्रोडक्टिव फेज में क्या है, आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट सेक्सुअल मैच्योरिटी, some organism repeats this process, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को बार बार रिपीट करता है बहुत सारा ऑर्गेनिज्म, बट सम ऑर्गेनिज्म show sexual reproduction only one time in lifespan। इतना तक तो क्लियर हो रहे थे। एक टर्म आपके बुक में यहां लिखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको कि हम 28 डेज साइकिल, जूलॉजी में और बेहतर पढ़ोगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले में, यहाँ पे तो मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ 28 डेज साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें होती है, अकर इन, एग्जाम्पल याद रखना है आपको, अकर इन प्राइमेट, और प्राइमेट में कौन आता है, तो ह्यूमन, मंकी, एप, ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ये प्राइमेट जो होते हैं वो बाइनोकुलर विजन को शो करता है, बाइनोकुलर विजन में क्या होगा,
ओवरलैपिंग इमेज मिलेगा। जैसे देखो एक ह्यूमन को यहाँ बना दिया, 2 आई दिखा दिया, तो इस आई से भी इतना इमेज को देख रहा है, मतलब इतने दूर के पार्ट को देख रहा है, तो इस आई से भी इतने पार्ट को देख रहा है, तो ये रीजन जो हो गया ओवरलैपिंग इमेज हो गया ना, दोनों आई इतने पार्ट को देख सकता है, तो ये ओवरलैपिंग इमेज बाइनोकुलर विजन के रूप में जाना जाता है। लेकिन एक टर्म आता है ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल, ठीक है। एक इसमें अकर होगा, अच्छा अकर होने से पहले जैसे 28 डेज साइकिल लिखे हैं उसी तरह से लिख देते हैं अकर इन अ ईयर, इन अ ईयर, एक वर्ष में एक बार ही होता है। ओके, तो ओएस्ट्रस साइकिल जब होती है तो इसको, इस पीरियड को हम हीट पीरियड के नाम से जानते हैं, हीट पीरियड। और हीट पीरियड अकर इन अ ईयर हो गया, इतना तक तो क्लियर हो रहा है। तो इस हीट पीरियड में क्या होता है कि फीमेल प्रोड्यूस ओवम, और जब ओवम निकल रहा है तो स्वाभाविक है कि उसको स्पर्म चाहिए, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। तब इस समय हीट पीरियड के समय जो भी नॉन प्राइमेट होता है उसको मैटिंग की आवश्यकता पड़ती है, तभी मेल से जाकर के उसको स्पर्म ऑब्टेन होती है। ओके, तो देखो ओएस्ट्रस साइकिल किसमें अकर होगा, एक ईयर में, तो अकर इन नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट, नॉन प्राइमेट का एग्जांपल कौन हो जाएगा, तो एग्जांपल में लिख सकते हो बफेलो, बफेलो, काऊ, सीप, रैट, टाइगर, ये सब जितना भी एग्जांपल, गॉट, ये सब जितना एग्जांपल लिख दिया सब नॉन प्राइमेट में होगा। नॉन प्राइमेट शो करता है मोनोकुलर विजन को, शो मोनोकुलर, मोनोकुलर विजन। ओके, मोनोकुलर विजन में जैसे कि आप एक बफेलो को इस तरह से बनाते हो, या जिसको भी बनाना है बना दो, इस तरह से बना दिया, तो इसका आई तो यहाँ पे होता है ना, तो ए आई क्या करता है, इतने इमेज को देख, मतलब एक साइड के इमेज को देखता है, और ए आई दूसरे साइड के इमेज को देखता है, सामने वाले इमेज को नहीं देख पाता है। मतलब एक आई से एक साइड देखेगा, दूसरे आई से दूसरे साइड को देखेगा, तो उसको मोनोकुलर विजन के रूप में इंक्लूड करेंगे। इतना तक तो कुछ एनिमल से रिलेटेड बात था, ये रिप्रोडक्टिव फेज में जो बता दिया। अब मैं प्लांट में स्टार्ट करता हूं। ओके, देखिए जल्दी से उतारिए इसको, तब फिर मैं स्टार्ट कर देता हूं प्लांट के कंडीशन में। ओके, चलिए अब उतार लिए होंगे, तो हम प्लांट के फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न के बेसिस पे प्लांट को कुछ टाइप में बांट करके स्टडी करेंगे। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पैटर्न plants are of following types। ओके, जिसमें पहला कौन सा आ जाएगा, मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट की बात कर लें तो सिंपल सा बात है कि अभी अभी बताया था आपको कि कोई भी प्लांट अपने लाइफ स्पैन में ओनली वन टाइम फ्लावर उत्पन्न करेगा, समझाया हुआ है, उसी को मैं फर्दर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मोनोकार्पिक प्लांट प्रोड्यूस फ्लावर वंस इन लाइफ स्पैन, पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार फ्लावर को उत्पन्न करेगा मोनोकार्पिक प्लांट। जैसे देख सकते हो कि ऑल एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स, कैसा प्लांट होगा, तो मोनोकार्पिक प्लांट होगा। एनुअल प्लांट की बात कर ले, एनुअल का एग्जांपल के रूप में देखोगे तो 2-3 प्लांट लिख देता हूं, व्हीट हो गया, पैडी हो गया, मेज हो गया, ओट हो गया, ये सब मोनोकार्पिक एनुअल मोनोकार्पिक प्लांट हो गए। इसी तरह से बाइनियल मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जांपल यदि देखना चाहोगे तो कैबेज हो गया,
कैबेज, बीट, रेडिश, कैरोट, etc, ये सब बाइनियल मोनोकार्पिक प्लांट के रूप में इंक्लूड हो गए। बट सम पेरेनियल प्लांट ऑल्सो मोनोकार्पिक, कुछ पेरेनियल प्लांट हैं जो भी मोनोकार्पिक है, बहुत लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, लेकिन फ्लावर जीवन में एक ही बार निकालते हैं। जैसे पेरेनियल प्लांट मोनोकार्पिक है, उनका एग्जाम्पल के रूप में देखो यहाँ, एग्जाम्पल में बैम्बूसा टुल्डा, ये बैम्बूसा टुल्डा बॉटनिकल नेम है बैम्बू का, और साथ साथ एक दूसरा स्पीसीज है मिलोकाना बैम्बूसॉइड्स, ठीक है, ये दूसरा स्पीसीज हो गया बैम्बू का ही, ये दोनों किसका है, बैम्बू का ही है, बैम्बू, ठीक है। ये जो बैम्बू है वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है आफ्टर 50 to 100 years of age, ठीक है, प्रोड्यूस फ्लावर आफ्टर 50 to 100 years of age, ठीक है, 50 से 100 वर्ष के बाद प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल है नीला कुरांजी, ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम देखोगे तो स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, ठीक है, स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना कहाँ मिलता है, तो फाउंड इन हिली एरिया ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देना है कि जो नीला कुरांजी है वो भी लाइफ स्पैन में एक ही टाइम फ्लावर निकालेगा, बट वो फ्लावर आफ्टर 12 ईयर निकालता है, प्रोड्यूस फ्लावर आफ्टर 12 years of age, ठीक है। आपके बुक ने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि पिछली बार जो फ्लावर देखा गया था नीला कुरांजी प्लांट में निकला हुआ, वो सितंबर अक्टूबर 2006 को देखा गया था, लेकिन नया डेटा के अनुसार, हालांकि एनसीईआरटी ने डेटा नहीं दिया है, मैं बोल रहा हूं जो कि न्यूज़पेपर या मतलब कि न्यूज़ से मैंने खबर कर रखा है कि अब सितंबर अक्टूबर 2080 को भी निकला था। इन सब हिली एरिया में जो नीला कुरांजी प्लांट है 2080 सितंबर अक्टूबर में निकल चुका है, लेकिन एनसीईआरटी अभी भी बहुत सारा डेटा पुराना रखे हुए, लेकिन क्या करोगे, एनसीईआरटी का जमाना, एनसीईआरटी को ही पढ़िए, है ना, इसी को याद रखिएगा, है ना। इस समय फ्लावर दिखा था, फ्लावर प्रोड्यूस, ठीक है, और इसके फ्लावर का कलर कैसा होता है, फ्लावर कलर देखोगे तो ब्लू कलर का होता है, फ्लावर कलर ब्लू होता है, ये पूरा पहाड़ ही नजर आएगा, पूरा हिली एरिया ही ब्लू नजर आएगा जब पूरा प्लांट पे फ्लावर निकल आएगा। तो ये सब कंडीशन हो गए मोनोकार्पिक प्लांट से रिलेटेड, जल्दी से नोट कीजिए तो फिर पॉलीकार्पिक प्लांट में आता हूँ, ओके, जस्ट 30 सेकेंड। ओके, हो गया होगा, तो चले आगे। हेडिंग दीजिए अब पॉलीकार्पिक प्लांट, कार्पिक प्लांट। हाँ जी, अब पॉलीकार्पिक प्लांट के बारे में समझिए। देखो पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या चीज है, आप देखते होंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट जो आपके आजू बाजू में नजर आते होंगे
उसमें यदि एक बार फ्लावर निकलना शुरू हो गया तो कुछ इंटरवल के बाद, मतलब कि 1 साल छोड़ करके दूसरे साल फिर से फ्लावर निकलेगा। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं कि जिसमें पहली बार सेक्सुअल मैच्योरिटी को ऑब्टेन करा, एक बार फ्लावर निकलना शुरू हुआ तो पर ईयर फ्लावर निकलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट में 1 साल के इंटरवल पे फ्लावर निकलता है। जैसे मैंगो को ही देखो ना, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो वहां से कि 1 साल जब इन्फ्लोरेसेंस मंजर उसमें निकल गया तो दूसरे साल जनरली मंजर बहुत कम निकलता है या तो नहीं निकलता है। ठीक है, और मंजर इन्फ्लोरेसेंस ग्रुप ऑफ फ्लावर को ही तो कहते हैं ना। ठीक है, तो इस तरह से इन जो बीच में इंटरवल आता है उसको इंटर फ्लावरिंग फेज कहते हैं। जैसे कि मान लो कि इस वर्ष एक ट्री, मैंगो ट्री है, उसमें फ्लावर निकला है, इन्फ्लोरेसेंस आया है, तो नेक्स्ट ईयर उसमें नहीं आएगा, और उसके नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड ईयर वाले कंडीशन में फिर से मंजर निकल जाएगा, इन्फ्लोरेसेंस निकल जाएगा। तो जो सेकेंड ईयर का फेज हुआ उसको इंटर फ्लावरिंग फेज भी कहते हैं या रिकवरी फेज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे ही प्लांट में फ्लावर निकला तो प्लांट के अंदर जो भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस था उसको उसने ऑब्टेन कर लिया है, तभी फ्लावर निकला है, जो बाद में चल करके पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट के रूप में, सीड के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का उपयोग कर लिया है। तो प्लांट क्या करता है कि इंटर फ्लावरिंग कंडीशन में सेकेंड ईयर में फिर से ऑब्टेन करता है, मतलब स्टोर करता है फूड मटेरियल को इनसाइड द बॉडी ऑफ टिश्यूज या बॉडी सेल्स ऑफ बॉडी भी कह सकते हो। मतलब प्रोटोप्लाज्म में न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को स्टोर करता है। उसी फेज को इंटर फ्लावरिंग फेज के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जो बनेगा इंटर फ्लावरिंग फेज का कंडीशन, वो ऑलवेज पेरेनियल प्लांट में बनती है। अब इंटर फ्लावरिंग फेज के बाद फिर से फ्लावरिंग फेज आएगा। ठीक है, थर्ड ईयर में फिर से फ्लावर बनेगा। उसके बाद जब फोर्थ ईयर आएगा तो फिर से इंटर फ्लावरिंग फेज आएगा। फिफ्थ ईयर में फिर से फ्लावरिंग फेज आएगा। ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा इंटरवल आफ्टर ईयर टू ईयर। एक वर्ष के बाद दूसरे ईयर में फ्लावर नहीं निकलेगा, तीसरे वर्ष में फ्लावर निकल जाएगा, और ऐसा ही कंडीशन को कंटिन्यू करेगा प्लांट। तो वैसा प्लांट को ही हम किस नाम से जानेंगे? पॉलीकार्पिक प्लांट के नाम से जानेंगे। ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के कंडीशन में बता रहा हूं जो पेरेनियल प्लांट है और पॉलीकार्पिक कंडीशन को शो कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है, जैसे आपको चाइना रोज की बात कर लूं, जिसे सू फ्लावर भी कहा जाता है। चाइना रोज का एक दूसरा नाम दिया गया है सू फ्लावर के रूप में। ठीक है, तो चाइना रोज में जब सेक्सुअल मैच्योरिटी ऑब्टेन होती है, एक बार फ्लावर निकलना शुरू होता है, तो उसमें इंटर फ्लावरिंग फेज, रिकवरी फेज नहीं आता है। लगातार ईच ईयर उसमें फ्लावर निकलता चला जाता है। तो ईच ईयर निकले या इंटरवल के बाद फ्लावर निकले, सभी को किस में इंक्लूड करोगे? पॉलीकार्पिक प्लांट में ही इंक्लूड करोगे। इतना तक तो क्लियर हो गए? तो उसी को फर्दर मेंशन करते हुए समझा देता हूं। पॉलीकार्पिक प्लांट, these are those plant which produce flower, many times in life cycle। दूसरा पॉइंट में देखो कि मोस्ट ऑफ द पेरेनियल प्लांट produce flower interval of a year। ठीक है, एक वर्ष के बाद प्रोड्यूस फ्लावर करेगा। बट जैसे एग्जांपल में 2-4 प्लांट लिख देता हूं। मैंगो, इसके बाद गुआवा और भी पीपल, ये सब ईटीसी कर देता हूं। ओके, लेकिन बट
चाइना रोज, चाइना रोज भी इसी पॉलीकार्पिक प्लांट में ही आएगा, जिसे कि सूप फ्लावर भी कहोगे, सूप फ्लावर भी कहोगे। ये प्रोड्यूस करता है फ्लावर, प्रोड्यूस फ्लावर ईच ईयर, ईच ईयर, इसमें कभी रुकता नहीं है। अब देखो पॉलीकार्पिक प्लांट के लिए जो कंडीशन बनता है उसको देख लेता हूं। कंडीशन क्या बनेगा? तो सबसे पहला कंडीशन इसका है कि ग्रोथ इसमें जैसे बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जुवेनाइल फेज आएगा, जुवेनाइल से अच्छा वेजिटेटिव फेज लिख दो, चूंकि प्लांट से रिलेशन कर रहे हैं, वेजिटेटिव फेज। तो एक बात और ध्यान दो, यहाँ पे बर्थ के बदले हम जर्मिनेशन लिखें तो ज्यादा बेहतर है, जर्मिनेशन, क्योंकि बर्थ तो होता है एनिमल का ना, तो यहाँ जर्मिनेशन की बात कर लो। फिर वेजिटेटिव फेज आएगा, वेजिटेटिव फेज के बाद फिर फ्लावरिंग फेज आएगा, फ्लावरिंग फेज, फर्स्ट फ्लावरिंग फेज यहाँ पे कर देता हूँ, फ्लावरिंग फेज, और उसके बाद फर्दर क्या होगा? रिकवरी फेज आएगा, रिकवरी फेज। और इसी रिकवरी फेज को हम किस नाम से जानेंगे? इंटर फ्लावरिंग, इंटर फ्लावरिंग फेज। और इंटर फ्लावरिंग फेज के बाद फर्दर कौन सा फेज आएगा? फर्दर फ्लावरिंग फेज आएगा, ठीक है। और फ्लावरिंग फेज के बाद फिर से इंटर फ्लावरिंग फेज आ सकता है, उसके बाद फिर सेनेसेंट स्टेज आएगा। तो मैं सेनेसेंट फेज को लिख देता हूँ, सेनेसेंट फेज, और उसके बाद तो डेथ ही हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन बताया आपको, ये जो कंडीशन देख रहे हो यहां से लेकर के यहां तक का कंडीशन, ये किसके लिए है? तो पेरेनियल प्लांट के लिए, फॉर पॉलीकार्पिक पेरेनियल, पेरेनियल या पॉलीकार्पिक प्लांट, फॉर पेरेनियल पॉलीकार्पिक, पॉलीकार्पिक प्लांट, ठीक है। जो मोनोकार्पिक प्लांट है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां तो जर्मिनेशन के बाद वेजिटेटिव फेज आएगा, फर्स्ट फ्लावरिंग फेज आएगा, उसके बाद सेनेसेंट और डेथ ही हो जाएगा। तो ये कंडीशन यहाँ मैंने घेर करके लिख दिया है, किसके लिए एप्लीकेबल है? तो फॉर पेरेनियल पॉलीकार्पिक प्लांट के लिए। क्लियर हो रहे होंगे यहाँ तक? ओके जी। तो एक नोट करके पॉइंट लिख देता हूँ कि इंटर फ्लावरिंग फेज में आखिर हुआ क्या, रिकवरी फेज में आखिर होता क्या है। इन रिकवरी फेज, इन रिकवरी फेज प्लांट स्टोर फूड फॉर नेक्स्ट फ्लावरिंग फेज, नेक्स्ट फ्लावरिंग फेज। यहां तक क्लियर हो गया हमें? ये हो गया पॉलीकार्पिक प्लांट से रिलेटेड, इसको जल्दी से मेंशन कीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, लेकिन जल्दी से नोट आउट करो इसको। अच्छा, एक काम ऐसा करते हैं कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको एक नए वीडियो में बना देंगे, तो वीडियो थोड़ा बड़ा नहीं होगा, नहीं तो इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यदि बताना शुरू करूंगा तो फर्दर 45 मिनट्स लग जाएगी, टाइम अवधि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मतलब कि सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रेस्ट पार्ट को। ओके बच्चों, बाय बाय।